अध्याय 6 विफलता का मूल्य। हमें वर्षा की आवश्यकता ही क्यों है? असफलता जीवन का अभिन्न अंग क्यों है? क्या असफलता का स्वाद चखना वास्तव में ज़रूरी है? इसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। क्या आपने कभी हीरे को तराशा जाने से पहले देखा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में से अधिकतर लोग उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। आपने रसल एच कॉनवेल की पुस्तक हीरों का खेत एकर्स ऑफ डायमंड में पढ़ा ही होगा कि किस प्रकार अली हीरों से भरा अपना खेत बेचकर हीरों की तलाश में निकल पड़ा था, क्योंकि उसे हीरे की सही पहचान ही नहीं थी। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थर का एक कुरूप टुकड़ा चमकदार हीरे में कैसे बदल जाता है? तराशने से। जी हाँ, उस कुरूप पत्थर के टुकड़े को घिस घिस कर चमकाया जाता है। जैसा डायमंड आप जौहरी के शोकेस में लगा हुआ देखते हैं, वैसा बनने के लिए उसे कड़े अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। बिल्कुल यही बात आप और हम पर भी लागू होती है। बुरा समय, असफलता, विफलता, पराजय, नाकामयाबी हमें तराशने का कार्य करती है। हीरा कोयले का एक टुकड़ा मात्र है, जिस पर लगने वाला दबाव ही उसे हीरा बनाता है। एक कहावत है, बुरे समय में ही महान व्यक्तियों का जन्म होता है। इसका यह मतलब नहीं कि अन्य परिस्थितियों में महान व्यक्ति पैदा ही नहीं होते। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि विषम परिस्थितियां यानी कि दबाव वाली परिस्थितियां हमें तराश कर हीरा बना देती हैं। यदि हम रात्रि में आकाश की ओर देखें तो पाएंगे कि आकाश जितना अधिक काला होगा, तारे उतने ही अधिक सुंदर नजर आएंगे। परंतु हम दिन में तारे क्यों नहीं देख सकते? क्या तारे दिन में नहीं निकलते? ऐसा नहीं है। दिन में सूरज की तेज रोशनी सितारों के ना दिखाई देने का कारण बन जाती है। इसीलिए सितारों की चमक यानी कि सितारों की सफलता को स्पष्ट निहारने के लिए हमें रात की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। सितारों की चर्चा चल निकली है तो आइए थोड़ी चर्चा बॉलीवुड और हॉलीवुड के सितारों की भी कर ली जाए। यदि आप सुप्रसिद्ध स्टार्स के जीवन में झांक कर देखेंगे तो आरंभ में आपको वहां असफलता ही असफलता नजर आएगी, जबकि इसी असफलता ने उन्हें तराश कर कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां आज आप उन्हें देख रहे हैं। यहाँ मैं आपको माइकल जैक्सन की एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगी। अपने पिता जो मैक्सन द्वारा बचपन से ही प्रताड़ित किए गए माइकल जैक्सन को स्कूल से भगा दिया गया था। वर्ष 1983 में उनकी एल्बम थ्रिलर ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस एल्बम की 4.5 करोड़ प्रतियों की रिकॉर्ड बिक्री ने माइकल जैक्सन को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। यहाँ मैं आपको कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा और ये उदाहरण हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे जिनकी ये उदाहरण है। जब मैं अमेरिका पहुंचा तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती थी। मुझे कोई भी नहीं जानता था। मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, परंतु किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। जैकी चैन। जैकी जब दूध मुँहे बच्चे थे तो उनके अभिभावकों ने उन्हें उनकी अंग्रेज़ आया को 26 अमेरिकी डॉलर में बेच दिया था। 7 वर्ष की बाल्यावस्था में जैकी चाइनी धारावाहिक अकादमी में कार्यरत थे, जहां उन्होंने 10 वर्ष तक सुबह 5 बजे से मध्य रात्रि तक निरंतर कठोर परिश्रम किया। उन्होंने संगीत, नृत्य एवं पारंपरिक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया। यह ऐसा निष्ठुर प्रशिक्षण था जहां बच्चों को बुरी तरह पीटा जाता था, उन्हें भूखा रखा जाता था। बाद में जैकी हांगकांग की कुछ फिल्मों में स्टंटमैन के रूप में दिखाई दिए। फिर वे स्टंट आयोजक बने और फिर निर्देशक। ब्रूस ली के देहांत के बाद अनेक लोगों की तरह जैकी चैन ने भी ब्रूस ली का स्थान पाने का प्रयास किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे असफल रहे। यह बहुत मुश्किल था। जैकी कहते हैं, इसीलिए मैंने ब्रूस ली की नकल ना करने का फैसला किया। मैं खुद को जगा रहा था। जैकी के बचपन का नाम स्टेव था, जो बाद में बदलकर चैन कर दिया गया। गोल्डन हार्वेस्ट के रेमंड चॉ ने उन्हें जैकी चैन बना दिया। वर्ष 1978 में उनकी फिल्म
स्नेक इन ईगल्स शैडो ने कामयाबी के सभी कीर्तिमान तोड़ डाले। जैकी चैन आज निर्विवादित रूप से हांगकांग के सबसे बड़े कलाकार हैं, जो एक वर्ष का $5 करोड़ मानधन स्वीकार करते हैं। हारने की आकांक्षा, हारने की आशंका जीतने के साहस को नष्ट कर देती है। अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ये कहना है अमिताभ बच्चन का। 6 फुट लंबे इस नौजवान, जिसे आज अमिताभ बच्चन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी के जाने माने कवि एवं माता श्रीमती तेजी बच्चन समाज सेविका थी। उनकी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कला में स्नातक किया। श्री बच्चन ने बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए कम संघर्ष नहीं किया है। अपने शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी से यह कहकर निकाल कर बाहर कर दिया गया कि आपकी आवाज़ ठीक नहीं है। इसके बाद दिल्ली में उन्होंने साबुन बनाने वाली एक कंपनी में जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर काम भी किया। बाद में वे नौकरी की तलाश में कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पानी के जहाज पर एजेंट का काम भी किया। उन दिनों अमिताभ बेंच पर सोकर रात गुजारा करते थे। अपनी किस्मत आजमाने के लिए अमिताभ कोलकाता से मुंबई बॉलीवुड जा पहुंचे, जहां उन्हें लंबू कहकर नकारा गया। निर्देशक के अब्बास ने उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म के माध्यम से पहली बार बॉलीवुड में उतारा, परंतु यहाँ भी उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा। सफलता पाने के लिए उन्हें 10 दौर के लोकप्रिय अभिनेता राजेश खन्ना से मुकाबला करना था। 7 हिंदुस्तानी के बाद एनसीपी के प्रोडक्शन कंट्रोलर अभिनेता महमूद ने अमिताभ को मात्र 500 रुपये के साइनिंग अमाउंट पर बॉम्बे टू गोवा फिल्म के लिए साइन कर लिया। इसी फिल्म ने फिल्मी दुनिया के बंद दरवाजे अमिताभ के लिए जैसे मानो खोल ही दिए हों। प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने अमिताभ को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लगभग 70 सफल फिल्में देने के बाद अमिताभ ने उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्री जया बागरी से शादी कर ली। कुली फिल्म के सेट पर हुई भयानक दुर्घटना के दौरान अमिताभ गंभीर रूप से घायल हो गए, परंतु उनके प्रशंसकों की दुआओं ने उन्हें मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। राजनीति में कदम रखने के बाद उन्हें वहां भी भारी असफलता का सामना करना पड़ा। वे पुनः फिल्मों में लौट आए, परंतु निरंतर विफलताओं के चलते वे दिवालिया हो चुके थे। वर्ष 1996 में बेंगलोर में उनकी मनोरंजन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित की गई विश्व सुंदरी प्रतियोगिता उनकी विफलताओं की कड़ियों में से एक है। वर्ष 1999 में उनके टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति ने उन्हें पुनः लोकप्रियता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। विपत्तियां एवं विफलताएं हमें उन्नति का मार्ग दर्शाती हैं। आइए गोल्ड की बात करें, सोने की, जिस पर मनुष्य प्राचीन काल से ही अपनी जान छिड़कता आया है। एक कहावत है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आग जितनी अधिक होगी, सोना उतना ही अधिक निखरेगा। आप यह किसी भी स्वर्णकार से पूछ सकते हैं। इसी प्रकार विपत्तियां भी हमें अंदर से मजबूत बनाने का कार्य करती हैं। कुम्हार भी अपने बनाए हुए कच्चे बर्तनों को आग में तपाता है। इसी प्रकार इत्र निकालने के लिए पहले फूलों को पीसा जाता है। फूलों से माला बनाने के लिए फूलों का कलीजा सुई की नोक से बांधा जाता है, और यही असफलता एवं सफलता का बंधन है। थॉमस हेनरी हक्सली ने कहा था, जल्दी प्राप्त हुई विफलता हमें सही समय पर बड़े बड़े अनुभव दे जाती है, परंतु अधिकतर लोग यह बात समझ ही नहीं पाते। हम कठिन परिस्थितियों में निराश एवं कड़वे होने लगते हैं। भाग्य को कोसते रहना हमारी आदत बन जाती है। जो लोग असफलता की सही कीमत को नहीं जान पाते, वे इसके वशीभूत होकर निराश जीवन जीने लगते हैं, जो कि एक बहुत बुरी बात है। और ऐसे ही लोगों को उबारने एवं उनके अनुभवों को सही मंच तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। जीवन से निराश लोगों को मेरी एक ही सलाह है कि उन्हें भगवान को प्रतिदिन धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसने उन्हें इस विशेष परीक्षा के लिए चुना है।
इस संसार में वे लोग ही महान कहलाए हैं जिन्होंने कठिनाइयों पर विजय पाना सीखा है। यदि आप पर मुसीबतों का पहाड़ नहीं टूटता है तो आपको अपने चरित्र एवं दृष्टिकोण के निर्माण के सुनहरी अवसर से भी वंचित रहना होगा। यदि सभी कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप कुछ भी नया प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा यदि आप कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। मॉडर्न के अनुसार किसी भी नवयुवक की प्रथम असफलता के विषय में जानने के लिए मैं सदा ही उत्सुक रहता हूँ, क्योंकि यही उसके जीवन की भावी उपलब्धियों का दर्पण होता है। इसी से उस नवयुवक की उपलब्धि, क्षमता, निर्णय क्षमता, साहस, जय पराजय, त्रुटियों से पार पाने की क्षमता आदि का अनुमान लगाया जा सकता है। विपत्तियां आपकी गुणवत्ता में सुधार करके आपकी सफलता को संभव बनाने का कार्य करती हैं। विपत्तियों पर विजय पाने वाले इंसान के मुख पर अलग ही प्रकार की विजयी मुस्कान देखने को मिलती है। उसकी प्रत्येक हलचल से उत्साह की विशेष धारा प्रवाहित होती रहती है। संघर्ष, असफलता, विजय उत्सव में कामना, संघर्ष में आनंद और असफलता में संघर्ष का समावेश है। डॉक्टर बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा है कि सफलता को असफलता के पैमाने पर नापा जाता है, ना कि उपलब्धियों के। पर्वत की महिमा को जानने के लिए आपका गहराई में उतरना बहुत ज़रूरी है, अर्थात कठिनाई के समय में ही आपके उत्साह, धैर्य, मित्रता एवं कर्तव्य की परीक्षा होती है। रिचर्ड निक्सन ने कुछ कहा है कि ठोकरें आपके छिपे हुए गुणों को बाहर निकालती हैं। यदि आपकी ना मजबूत है तो आपकी हाँ भी उतनी ही बलशाली होगी। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं सुख दुख, स्त्री पुरुष, आशा निराशा, हाँ ना, प्रकाश अंधकार, शांति अशांति, विजय पराजय और सफलता विफलता। हेलन केलर के अनुसार चरित्र का विकास अच्छे दिनों में नहीं होता। सफलता प्राप्ति के लिए असफलता का अनुभव, अच्छे आदर्श, दूरदृष्टि, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं प्रेरित महत्वाकांक्षा का होना बेहद जरूरी है। इंद्रधनुष की प्राप्ति के लिए वर्षा अत्यंत आवश्यक है। कठिन समय आपको बेटर ही बनाता है, ना कि बिटर, बशर्ते आप इससे कुछ सीख सकें। सैम्यूल स्माइल्स के अनुसार असफलता हमें सफलता से कहीं अधिक अनुभव दे जाती है। क्या नहीं करना है से हमें क्या करना चाहिए का ज्ञान अवश्य होता है। दोषों से ज्ञान का उदय होना चाहिए, ना कि कुंठा का। जिसने कभी भी गलती नहीं की हो वह नई उपलब्धियों का स्वामी कभी भी नहीं हो सकता। सर हम्फ्री डेवी के एक बार कहा था कि मुझे मेरी सफलताओं के मुकाबले असफलताओं से अधिक शिक्षा मिलती है। लगातार प्रयास करते रहने के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, ना प्रतिभा, न योग्यता, न शिक्षा और ना ही ताकत। असफलताओं को मैं अपना गुरु मानता हूँ और ये शब्द थे जॉन नेस्बिट के। असफलता के दौर में कुछ लोग इसका दामन थामकर रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग इससे सबक लेते हुए अपना सफर जारी रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग असफलता से ही अधिक क्यों सीखते हैं। परंतु आइए पहले जानें कि यह सबक क्या चीज़ है। लोग सबक कैसे लेते हैं। दरअसल हम देखकर, सुनकर, नकल करके एवं नए नए प्रयोगों के माध्यम से सीखते हैं। मान लें कुछ भी गलत अथवा नकारात्मक नहीं हो रहा है, हम सरल मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें इस बात का तब तक अंदाज़ा कैसे होगा कि कौन सा मार्ग उचित है, जब तक हम अनुचित मार्ग का अनुभव नहीं कर लेते। संक्षेप में कहा जाए तो अनुभव का सफ़र सही अथवा गलत कार्य करते जाने एवं उनके सबक इकट्ठे करते जाने की एक कड़ी मात्र है। ठीक उसी तरह जैसे एक वायुयान नई दिल्ली अथवा मुंबई से लंदन के लिए उड़ान भरता है,
गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पूर्व वह स्वयं अपनी दिशा में अनेक बार सुधार करता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, वायुयान ठीक रास्ते पर कम, गलत रास्ते पर अधिक सफर करता है। आप गौर कीजिए, यह एकदम ठीक रास्ते पर अधिकतम समय तभी रहता है जब यह अपनी मंजिल के बहुत करीब होता है, यानी पूरे रास्ते यह अपने लक्ष्य की ओर संतुलन बनाते हुए सफर करता है, जबकि अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुंचते जाने में यह असंतुलित कम एवं केंद्रित अधिक होता चला जाता है। अर्थात अधिकतम मार्ग यह टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में ही तय करता है। विमान में लगा इंस्ट्रूमेंट रेफरेंस सिस्टम विमान को स्वचालित तरीके से पथ भ्रष्ट होने से रोकता है। यह आप किसी पायलट से पूछ कर देख सकते हैं, आपको उत्तर मिलेगा। यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। हम भी अपने जीवन में अनेकों बार भटकते हैं, परंतु फिर भी यदि हम निरंतर प्रयास करते रहें तो हमारा लक्ष्य पर पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। अतः हमें विफलता, पराजय अथवा छोटी मोटी चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करके कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए, क्योंकि विफलताएं सफलता के मार्ग का अभिन्न अंग है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को तीरंदाजी की कला सिखा रहे थे। उन्होंने लक्ष्य बनाकर एक बनावटी चिड़िया रखी और अपने शिष्यों यानी कि कौरवों और पांडवों से उस चिड़िया की आंख बेंधने को कहा। गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अनेक शिष्यों ने जवाब दिए, पेड़, पत्ते, शाखाएं, किसी ने आकाश, प्रकाश, चिड़िया आदि आदि। परंतु अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जीवन के रास्तों पर चलते हुए पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर जमाएं और आगे बढ़ते रहें। एक विचारक का कथन है, इफ आई एम नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक्स आई कैन बी श्योर आई एम नॉट लर्निंग एंड ग्रोइंग। एक बार बोइंग इंक के चेयरमैन ने CNBC के एक साक्षात्कार में पूछा गया कि जब ऑटो पायलट अवस्था में वायुयान स्वयं उड़ सकता है तो फिर पायलट्स को इतना अधिक प्रशिक्षित क्यों किया जाता है? उनका उत्तर था, ताकि विमान चालक यह अच्छी तरह सीख पाए कि बुरे समय में कौन सा कदम उठाया जाए। इसी प्रकार हमें भी त्रुटियों, असफलताओं से दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम बुरे दिनों के लिए वह प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होता है। ओलंपिक खेलों का उदाहरण लेते हैं। 10 प्रतियोगिताओं, जिनमें 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़ें, 110 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, निशानेबाज के परिणाम निम्न प्रकार थे। 1952 के ओलंपिक में बॉब मैथिस स्वर्ण पदक विजेता रहे। मिल्टन कॉम्बेल रजत पदक विजेता। 28 अप्रैल 1963 को वॉलनट USA में ताइवान के यंग चुंग क्वंग ने स्वर्ण पदक जीतकर एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सफलता मंजिल आने से पहले असफलता का अनुसरण करती है, क्योंकि यंग चुंग क्वंग 1960 में रजत पदक विजेता रहे थे और 1963 में यानी कि 3 वर्ष बाद वे स्वर्ण पदक विजेता बने। एक बुद्धिजीवी के अनुसार सफरिंग टाइम्स आर लर्निंग टाइम्स। एकदम सच बात है, परंतु अधिकतर लोग इससे सहमत ही नहीं होते, जबकि अनेक महापुरुष अनेक बार यह साबित कर चुके हैं कि कठिन समय के अनुभवों ने ही उन्हें साधारण से असाधारण बनाया है। एक छोटी सी कविता मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसका शीर्षक है, मैंने उस दिन जाना। मैं उसके साथ मूर्खों के समान घूमा, वह पूरे रास्ते व्यर्थ की बातें करती रही,
परंतु मैं उससे कुछ भी ना सीख सका। वह अपनी अपनी कहती रही। मैं पूरे रास्ते दुखी था। उसने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कहा। यह मैंने तब जाना जब मैं दुखी था। रमेश नामक एक लकड़हारा 20 वर्ष से एक कारखाने में लकड़ियां काटने की नौकरी किया करता था, परंतु इस 20 वर्षों में रमेश का वेतन एक बार भी नहीं बढ़ा था। उधर एक नए लकड़हारे सुरेश की 1 वर्ष के भीतर ही तरक्की हो गई। रमेश ने सुरेश से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। सुरेश ने बताया, हर पेड़ काटने के बाद मैं 4-5 मिनट रुक कर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। रमेश को अपना उत्तर मिल गया। इसी प्रकार विपत्तियां, विफलताएं, पराजय एवं चुनौतियां भी आपकी कुल्हाड़ी पर निरंतर धार लगाने का कार्य करती हैं। अर्ल नाइटिंगेल के अनुसार मूल्यवान लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना ही सफलता है। अच्छे समय से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु यह बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। ठीक इसके विपरीत बुरे समय में जब हम परेशान होते हैं, जब हम असफल होते हैं, जब सभी कुछ विपरीत होता चला जाता है, तब नए अनुभव और सबक लेना सबसे सरल होता है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, अमीरी में गरीबी को नहीं भूलना चाहिए। एक बार थॉमस एडिसन के 2 सहयोगियों ने कहा, सर, हम लोग अभी तक कुल 700 प्रयोग कर चुके हैं, परंतु हमें असफलता ही हाथ लगी है। मित्रों, हम असफल नहीं हुए हैं, एडिसन ने जवाब दिया। हम इस विषय में किसी अन्य के मुकाबले 700 गुना अधिक जानते हैं। इस कार्य को ना करने के पूरे 700 सूत्र हमारे पास हैं। हम उपलब्धि के सबसे ज्यादा निकट हैं। इन असफलताओं को शिक्षा कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। असफलता कहना बिल्कुल ही अनुचित है। असफलता सूझबूझ के साथ नए शुभारंभ का अवसर है। यहाँ हम हेनरी फोर्ड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बहुत ही छोटी अवस्था से हेनरी फोर्ड एक मशीन शॉप में नौकरी एवं रात में एक स्वर्णकार के साथ घड़ियां साफ किया करते थे। वर्ष 1903 में वे 40 साल के थे जब उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना की, जिसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः उन्हें वह 12 हिस्सेदार मिल ही गए जिन्होंने कुल 28,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, परंतु इन हिस्सेदारों में से 5 इस समझौते से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे। अतः उन्होंने समझौते से बाहर होने का निर्णय लिया। बहुत कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वे एक अच्छे यंत्र विशेषज्ञ एवं फादर ऑफ मास प्रोडक्शन थे। जी हाँ, हेनरी फोर्ड इज कंसीडर्ड एज ए फादर ऑफ मास प्रोडक्शन। उनके आविष्कारों ने देश, दुनिया, व्यापार, समाज, विशेषकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ढांचा ही बदल डाला। यह उस व्यक्ति की संक्षिप्त कहानी है जिसे दैनिक समाचार पत्रों ने पागल घोषित कर दिया था। असली असफलता वह है जो घटित तो होती ही है, साथ ही कुछ भी नहीं सिखा पाती। आशा है अभी तक आप कठिन परिस्थितियों एवं असफलता का मूल्य जान चुके होंगे, और यह भी कि यह मूल्य सफलता के मूल्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। परंतु असफलता के महत्व को अब समझा जाने लगा है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां आज ऐसे असफल एंटरप्रेन्योर्स को नौकरियों पर रखना अधिक पसंद करती हैं जो स्वयं के व्यापार में पूरी ईमानदारी के साथ विफल हो चुकी हैं। अमेरिका में इनकॉर्पोरेट कंपनियों के बनने एवं बिगड़ने का प्रमाण सर्वाधिक है, तथा बनना और बिगड़ना कोई कलंक नहीं है। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं। आप तभी ठोकरें खाएंगे जब आप चलेंगे। असफलताएं आपको अपराजित बनाती हैं। अधिकतर लोग बार बार एक सी गलतियां करते रहते हैं। वे असफलता से भयभीत रहते हैं। आगे बढ़ो और नई नई गलतियां करो ताकि असफलता आपको सफल बनाने का कार्य कर सके। आखिरी दम तक मेहनत करो, क्योंकि सफलता आपको असफलता के अंतिम छोर पर ही मिलेगी। विफलता की भाषा भद्दी होती है,
जिसे हर कोई नहीं समझ पाता। यह हमें बार बार गलती करने से रोकती है। हम बार बार अलग अलग प्रकार की गलतियां करके नए नए सबक सीख सकते हैं। यदि नहीं तो हमें अन्य लोगों द्वारा की जा रही गलतियों से हमेशा सीखते रहना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, जीवन एक संघर्ष है। इस कथन को यदि थोड़ा उलट कर दिया जाए तो इसके सही अर्थ तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। संघर्ष ही जीवन है। अनेक लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, परंतु यही सच्चाई है कि मेहनत ही हमें अधिक सक्रिय बनाती है। प्रकृति से भी हमें यही संदेश प्राप्त होता है। जैसे तूफान एवं भारी वर्षा में डटे रहने वाले वृक्ष अपनी गहरी जड़ों के सहारे ही विपरीत परिस्थितियों में टिक पाते हैं। घने जंगलों में चिलचिलाती धूप का सामना करने वाले वृक्ष निश्चित तौर पर अपने नीचे उगे छोटे पौधों अथवा स्वयं पर लिपटी बेलों के मुकाबले अधिक मजबूत होते हैं। व्यायाम करने वाले लोग निश्चित ही अन्य लोगों से अधिक बलशाली होते हैं, क्योंकि हमारी मांसपेशियां भी कड़ी मेहनत के बाद ही मजबूत होती हैं। इसी प्रकार एक ही स्थान पर बैठकर काम करने वाले लोगों के मुकाबले अन्य लोग अधिक सक्रिय एवं मजबूत होते हैं। MRC डन न्यूट्रिशन सेंटर कैम्ब्रिज की एक रिपोर्ट बताती है कि कार, टेलीविज़न एवं मानव श्रम की बचत करने वाले अन्य उपकरण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 वयस्क भी सप्ताह भर में 20 मिनट व्यायाम नहीं करता। इनमें से आधे से भी कम खेलों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। कार धारकों की बढ़ती हुई संख्या लोगों में पैदल चलने की आदत को समाप्त करती जा रही है। अनेक बढ़ती हुई समस्याओं की एक ही जड़ है टेलीविज़न। स्थिरता जो हमें निंद्रा प्रदान करती है, थपेड़ों जो हमें जगाते हैं से अधिक भयंकर साबित हो सकती है। यानी कि स्थिरता थपेड़ों से अधिक भयंकर साबित हो सकती है। अनेक लोगों का भ्रम है कि परेशानियों या कठिनाइयों से मुक्ति ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कौन है जो संघर्ष से युक्त जीवन की कामना करता है? मैं स्वयं ऐसी अपेक्षा नहीं रखता, परंतु यह पुस्तक भी उसी मानसिक एवं शारीरिक श्रम का परिणाम है जो हमारे मस्तिष्क एवं शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। परिश्रम हमें स्थिरता से बाहर निकालने में मदद करता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि सफलता का जन्म परिश्रम के गर्भ से ही होता है। जीवन में कुछ भी पाने के लिए पहले हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और यदि यह सब इतना ही सरल होता तो सभी लोग कुछ हासिल कर रहे होते। मैं कह रहा हूँ यह कठिन है, परंतु असंभव नहीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है हमारी सकारात्मक सोच। जब हमारा झुकाव सरल मार्ग की ओर होने लगता है तो इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि हमने हमारी सोच पर प्रतिबंध लगा रखा है। निम्न 2 उदाहरणों के माध्यम से इस बात पर अधिक प्रकाश डाला जा सकता है। अमेरिका के एक अस्पताल में कुछ रोगियों को वहां के पेड़ों की देखभाल करने एवं अपनी दिनचर्या के महत्वपूर्ण निर्णय लेने के स्वतंत्र अधिकार सौंपे गए। लगभग 1.5 साल बाद पाया गया कि ये रोगी अन्यों के मुकाबले अधिक सक्रिय, प्रसन्न एवं सकारात्मक सोच वाले थे। एक अन्य घटना जिसमें एक समाज सेवी जो कम से कम प्रति सप्ताह की दर से असहाय लोगों की तमाम उम्र सेवा करता रहा, को सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक घोषित किया गया। अब बताइए, किन परिस्थितियों में मनुष्य को परिश्रम करने की आवश्यकता है? विपरीत परिस्थितियों में या अनुकूल परिस्थितियों में? जब हम असफल होते हैं तभी हमें संघर्ष की अधिक आवश्यकता होती है। जब हम पुनः असफल होते हैं तब हमें पुनः संघर्ष की आवश्यकता होती है। इस पुस्तक को लिखने से पूर्व मैंने अनेक महापुरुषों के जीवन का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि विपरीत परिस्थितियों ने ही उन्हें महानता के शिखर पर पहुंचाया है। विफलता हमें कठिनाइयों के साथ साथ
पुनः संघर्ष करके नई उपलब्धियों को हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। संघर्ष एक अवसर है। असफलता सफलता की ओर ले जाने वाला वह हाईवे है जिस पर मिलने वाली असफलताएं हमें सफलता की खोज के लिए प्रेरित करके आगे बढ़ाती हैं एवं प्रत्येक नए अनुभव के साथ हम कुछ त्रुटियां भी करते जाते हैं जिन्हें बाद में दूर किया जा सकता है। अगर आप संघर्ष करते करते थक गए तो आप असफल कहलाएंगे। मैं समय हूँ, सभी मेरी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं करता क्योंकि विलंब अच्छे अवसरों को दफना देता है। जीवन के संघर्ष में अधिकतम श्रम हमें ऊपर उठने के लिए करना पड़ता है एवं संघर्ष के बिना प्राप्त की हुई सफलता कभी भी हमें सम्मान नहीं दिला सकती। जहाँ कठिनाइयाँ नहीं हैं वहाँ सफलता भी नहीं है। यदि हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें उपलब्धियों से भी हाथ धोना होगा। कठिनाइयों से कमज़ोर पुरुष भयभीत हो सकता है, किंतु असल में तो ये वीर पुरुष को उत्साहित एवं आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती हैं। सफलता के मार्ग में आने वाली रुकावटें जीवन के पूर्व अनुभवों, अच्छे चरित्र, दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास, लगन, सक्रियता, दीर्घ प्रयत्न एवं समर्पण के माध्यम से दूर हो जाती हैं। हो सकता है मलेशिया के नागरिक सोचते हों कि अन्य सभ्यताओं की तरह उन्हें युद्ध, गरीबी एवं भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ सकता। हम अपना उत्साह एवं जोश खो चुके हैं जिसे हमें पुनः जागृत करना होगा ताकि हम ऊंचे पर्वत लांघ सके एवं समंदर की गहराई जान सके। ये कहना था डॉक्टर महाथीर मोहम्मद का, जो कि मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर महाथीर को एक बार सत्ता दल से निकाल दिया गया था। वर्ष 1969 में वे चुनाव हारे। पूरे 30 साल के संघर्ष के बाद उन्हें मंत्री पद मिला। एक ऐसा समय भी था जब वे अदालतों के चक्कर काट रहे थे। डॉक्टर महाथीर का जन्म 20 दिसंबर 1925 दिन शुक्रवार को हुआ था। उनके पिता अनुशासक एवं माता गृहिणी थी। उनकी शिक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थम गई। उन्होंने शीतल पेय, पाव रोटी एवं फलों की एक छोटी सी दुकान खोल ली। श्री महाथीर ने शिल्पकला उद्योग भी आरंभ किया। किंग एडवर्ड विद्यालय सिंगापुर से चिकित्सा शास्त्र में पढ़ाई करने से पूर्व उन्होंने जिला कार्यालय में क्लर्क की नौकरी भी की। दूसरा उदाहरण है डॉक्टर के.एम. करुणानिधि। उनका कहना था, क्या मैं कर सकता हूँ? असफलता से पूर्व की दुविधा, यानी कि जब हम असफलता होती है तो उससे पहले हम यही सोचते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर के.एम. करुणानिधि पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु, भारत। श्री करुणानिधि मात्र 14 वर्ष की अवस्था में राजनीति में उतरे जब अंग्रेजी हुकूमत धार्मिक भेदभाव, जाति भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, पिछड़ी सोच एवं अज्ञानता जैसी चुनौतियां भारत के सामने मुंह बाएं खड़ी थी। साधारण परिवार एवं एक छोटे से गांव में जन्मे करुणानिधि ने बड़े ही साहस के साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा तय की। एक बार एक जनसभा को संबोधित करते समय अपनी पत्नी के देहांत का समाचार उन्हें मिला। श्री करुणानिधि ने पहले अपने भाषण को पूरा किया, तत्पश्चात ही वे अपनी प्रिय पत्नी के शव के अंतिम दर्शन करने गए। श्री करुणानिधि का जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। उन्हें 14 बार जेल जाना पड़ा। एक चुनावी सभा के दौरान वे भाड़े के आतंकवादियों का शिकार हो गए। सौभाग्य से उनकी जान बच गई। वे विधानसभा के 9 चुनावों के वर्ष 1956 से लगातार विजेता रहे हैं। अनेक चुनौतियों के बावजूद वे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय एवं समर्पित बने रहे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत है। वे तमिलनाडु के प्रमुख वक्ताओं में से एक हैं। उन्होंने 20 नाटकों का मंचन किया है एवं 70 तमिल फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं।
वे मुरासोली दैनिक पत्र के प्रथम संपादक रह चुके हैं एवं इतिहास, सामाजिक और साहित्य विषय पर उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। श्री करुणानिधि एक महान कवि भी हैं। जब जाति भेदभाव समाज में विनाश फैला रहा था, तब उन्होंने समथुवापुरम नामक कॉलोनी की स्थापना की थी, जिसमें भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोगों को बसाया गया था। उन्होंने महान तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उनका तमिल लोगों के उत्थान का जुनून अद्वितीय है, तभी तो वे तमिल लोगों के लिए पूजनीय है। इस अध्याय की समाप्ति से पूर्व मैं आपको एक और वैज्ञानिक अध्ययन के विषय में बताना चाहता हूँ। यह अध्ययन चौड़े पंखों वाले विशेष पतंगे के कोकून से बाहर निकलने के दौरान किया गया था। प्यूपा अपने नुकीले मुंह की मदद से कोकून से बाहर निकलने का प्रयास करता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने प्यूपा को उसके बिना किसी संघर्ष के कोकून से बाहर निकाल लिया। जब यह प्यूपा बड़ा होकर पतंगा बना तो उसे उड़ने में सक्षम नहीं पाया गया। मात्र रेंग सकने वाला यह पतंगा शीघ्र ही मर गया। अध्ययन में पाया गया कि प्यूपा जब कोकून तोड़ने के लिए संघर्ष करता है तो उसके पंखों की मांसपेशियों में एक विशेष प्रकार के रसायन का संचार होता है, जो बाद में उसे उड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यदि प्यूपा के इस संघर्ष को समाप्त कर दिया जाए तो पतंगे के उड़ने की संभावनाएं भी शून्य हो जाती हैं। इस घटना से हम सीख सकते हैं कि यदि हम महान बनना चाहते हैं तो हमें कड़े संघर्षों से गुजरना ही होगा। विपरीत परिस्थितियों को कोसने एवं आंसू बहाने के बजाय इन्हें हमें अपने निर्माण में सहायक समय के रूप में स्वीकार करना ही होगा। एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मनुष्य का निर्माण। मैंने एक मनुष्य को इंसान बनते देखा। मैं आज बीते हुए पलों में खो गया। मैंने अतीत को जिया। मैंने एक मनुष्य को इंसान बनते देखा। मुझे खुशी हुई, छितरी हुई आशाएं, टूटे हुए सपने, बीते समय के यादगार पद चिन्ह। मैंने एक मनुष्य को इंसान बनते देखा। उन अनुभवों के द्वारा जो कुछ उसने सीखा, वर्षों की हृदय की पीड़ा जो प्रभु का प्रसाद थी, उन आंसुओं के निशान, मैंने एक मनुष्य को इंसान बनते देखा। मैंने एक मनुष्य को इंसान बनते देखा। मनुष्य का निर्माण, हृदय का टूटना प्रभु जैसे एक जीवन ले लेता है एवं उसे एक नया शुभारंभ प्रदान करता है। यदि आपको भरोसा है तो सभी कुछ संभव है। हाँ, प्रभु यह कर सकता है। यदि आप तैयार हैं तभी। मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का निर्माण, मनुष्य का निर्माण। दूसरी कविता है सफलता एवं विफलता। शीर्षक मैं असाधारण बनना चाहता हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ, असाधारण बनना मेरा धर्म है। मैं अवसर खोजता हूँ, ना कि सुरक्षा। मैं सुरक्षा में घिरा हुआ नागरिक नहीं बनना चाहता। मुझे झूठा सत्कार नहीं चाहिए। मैं विपत्तियों का सामना करना चाहता हूँ, अपने सपने पूरे करने एवं सफल होने के लिए। मैं छल कपट का बहिष्कार करता हूँ। अच्छे भाग्य के लिए मुझे चुनौतियाँ चाहिए। मुझे चुनौतियाँ चाहिए। आश्वस्त सत्ता के लिए बासी सामाजिक प्रकाष्ठा के स्थान पर चाहिए उपलब्धियों की महत्वाकांक्षा। मैं अपनी स्वतंत्रता का अनुचित लाभ नहीं लूँगा, ना ही अपनी प्रतिष्ठा खोऊंगा। यह सब ज़रूरी है सही अर्थों में इंसान बनने के लिए। कुछ लोग अधिक खाने से मरते हैं, कुछ शराब पीने से, जबकि कुछ इसलिए कि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। ताकत और तरक्की बार बार लगातार किए गए प्रयासों का एवं बर्बादी स्थिरता का परिणाम है। रचनात्मक सोच वाले लोग पराजय एवं त्रुटियों का मोल अच्छी तरह समझते हैं।
आविष्कारों का इतिहास उन लोगों से भरा पड़ा है जिनकी परिकल्पनाएं, पूर्व कल्पित विचार एवं भावनाएं अनेकों बार असफल रही। यदि आपने प्रयास किया है और आप असफल हो चुके हैं, यदि आपने योजनाएं तैयार की और वे आपकी आंखों के सामने टूट चुकी हैं, तो आप उन महापुरुषों को याद कीजिए जो साहस, धैर्य एवं वीरता की मूर्ति थे। इन सद्गुणों का जीवन विपत्ति के गर्भ से ही होता है।